सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं आपके साथ प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। त्रिपुरा में पहली बीजेपी सरकार का गठन आज। अगरतला में बिप्लब देब लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। सरकार में शामिल होगी आईपीएफटी। प्रधानमंत्री और बीजेपी अध्यक्ष करेंगे शिरकत। सभापति और स्पीकर की कोशिशों के बावजूद दोनों सदनों में गतिरोध जारी। पीएनबी, आंध्र और कावेरी मुद्दे पर कांग्रेस, टीडीपी और एआईएडीएमके कर रही हैं विरोध। संसद में आज गैर सरकारी सदस्यों के कामकाज का दिन। लोकसभा के एजेंडे में बैंकिंग क्षेत्र में कथित अनियमितताओं पर चर्चा। भारत दौरे पर आज दिल्ली पहुंचेंगे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शिखर वार्ता। रक्षा, सुरक्षा और हिंद प्रशांत क्षेत्र में साझा रणनीति पर होगी चर्चा। मई में होगी डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन की मुलाकात। अमेरिकी राष्ट्रपति ने मुलाकात को दी मंजूरी। दक्षिण कोरिया ने कहा परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम बंद करने को तैयार उत्तर कोरिया। और टी20 ट्राई सीरीज में टीम इंडिया का शानदार प्रदर्शन। बांग्लादेश को 6 विकेट से दी मात। शिखर धवन की धुआंधार पारी। विजय शंकर मैन ऑफ द मैच। त्रिपुरा में पहली बीजेपी सरकार आज शपथ लेगी। राजधानी अगरतला में बीजेपी विधायक बिप्लब कुमार देब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बीजेपी के आदिवासी नेता और त्रिपुरा राज परिवार के सदस्य जिष्णु देव वर्मा उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह शिरकत करेंगे। पूर्वोत्तर राज्यों में बीजेपी के मुख्यमंत्री भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। बीजेपी की सहयोगी आईपीएफटी के अध्यक्ष एनसी देव वर्मा ने कहा कि नई सरकार में उनकी पार्टी के 2 मंत्री होंगे। राज्य में 59 सीटों पर हुए चुनाव में बीजेपी के 35 और आईपीएफटी के 8 विधायक हैं। इस गठबंधन ने 25 साल से शासन कर रही सीपीएम सरकार को हराया है। वाम मोर्चा के नेताओं ने शपथ समारोह का बहिष्कार किया है, लेकिन निवर्तमान मुख्यमंत्री माणिक सरकार इसमें हिस्सा लेंगे। नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के नेता नेफ्यू रियो ने कल नागालैंड के मुख्यमंत्री का पदभार संभाल लिया। रियो चौथी बार नागालैंड के मुख्यमंत्री बने हैं। ऐसा पहला मौका है जब नागालैंड के किसी मुख्यमंत्री ने राजभवन के बाहर शपथ ग्रहण किया है। मुख्यमंत्री के तौर पर रियो का यह चौथा कार्यकाल है। बीजेपी के वाई पटन ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 10 अन्य मंत्रियों को भी पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। कोहिमा के लोकल ग्राउंड में आयोजित इस शपथ ग्रहण समारोह में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने शिरकत की। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और मेघालय के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर टीडीपी के केंद्र में मंत्री अशोक गजपति राजू और वाईएस चौधरी ने कल इस्तीफा दे दिया। दोनों मंत्रियों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात कर त्यागपत्र सौंपा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात की। तेलुगु देशम पार्टी ने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने के चलते एनडीए सरकार से अलग होने का फैसला लिया है। आंध्र के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार रात अमरावती में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये ऐलान किया। हालांकि टीडीपी अभी एनडीए में शामिल रहेगी। We are trying to get a solution to that problem. In the meantime, our party has directed us to resign from the government and continue with the NDA. We support the NDA and we are doing precisely that. We have called on the Prime Minister. It's not that he doesn't know what the issues are. He is well aware of it. And we hope that a solution will come. Okay. It was a cordial atmosphere. उधर बीजेपी ने भी आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल से अपने 2 मंत्रियों को हटा लिया है। कमिनेनी श्रीनिवास और पैडिकोंडला मनिक्याला राव ने कल आंध्र मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात करके अपना त्यागपत्र सौंपा।
बीजेपी और टीडीपी में तकरार के बीच बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद विनय सहस्त्रबुद्धे ने कहा है कि इस मसले पर बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। राज्यसभा टीवी संवाददाता मोहम्मद फातेह टीपू से बातचीत के दौरान उन्होंने ये बात कही। टीडीपी और बीजेपी में तलखी बढ़ती जा रही है। हमारे साथ वरिष्ठ बीजेपी नेता विनय सहस्त्रबुद्धे जी हैं। सर, कहाँ तक आप राह देख रहे हैं, कैसे इस मसले को आप सुलझाएंगे? देखिए, हम मानते हैं कि इस गठबंधन के सारे सदस्य, सारी दल हमारे सम्मानित मित्र हैं और ये मित्रता बनी रहेगी। जो भी कुछ छोटी मोटी बातें बीच में आई होगी, मैं मानता हूं कि सरकार और संबंधित नेता इस पर कुछ न कुछ मतलब समाधान निकालने की कोशिश में लगे हैं। समाधान निकलेगा और निश्चित रूप में ये गठबंधन बरकरार। लेकिन चंद्रबाबू नायडू का सर कहना है कि 4 साल से हम लगातार विशेष जो भी है उनका कुछ कहना है। यहाँ सरकार में बैठे हमारे अधिकारी और बाकी लोगों का भी कुछ कहना है, तो दोनों का कहना जो है उसको देखते हुए कुछ न कुछ समाधान का रास्ता निकाला जाए। फिलहाल इस मुद्दे पे सरकार उम्मीद कर रही है कि दोनों दलों के बीच में एक बीच का रास्ता निकाला जाएगा, जिससे कि दोनों लोग अपने स्तर पर संतुष्ट हो सकेंगे। कैमरामैन योगेश अग्रवाल के साथ मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी। लोकसभा में भी आज बैंकिंग क्षेत्र में कथित अनियमितताओं पर चर्चा होगी। सदन में चर्चा की शुरुआत रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी सांसद एन.के. प्रेमचंद्रन करेंगे। उनके अलावा कांग्रेस सांसद के.सी. वेणुगोपाल भी इस चर्चा में शामिल होंगे। ये चर्चा नियम 193 के तहत होगी। इस नियम के तहत चर्चा के बाद वोटिंग का प्रावधान नहीं है। सांसद चर्चा के दौरान बैंकिंग क्षेत्र की कमियों और इससे जुड़ी कथित अनियमितताओं की ओर सरकार का ध्यान दिलाएंगे। साथ ही वो इन अनियमितताओं से देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ते असर की ओर भी सरकार का ध्यान दिलाएंगे। लोकसभा में कई दलों के सांसदों की ओर से अवरोध की वजह से लगातार चौथे दिन कल विधायी कामकाज नहीं हो पाया। कई विपक्षी दलों के साथ एनडीए की सहयोगी टीडीपी ने भी अपने अपने मुद्दों को उठाने की कोशिश की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन के संदेश पढ़ने के बाद ही टीडीपी, एआईएडीएमके, टीआरएस और टीएमसी के सांसद आसन के करीब आकर तख्तियों के साथ नारेबाजी करने लगे। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने स्पीकर से सूचीबद्ध कामकाज को जारी रखने की अपील करते हुए कहा कि हम बैंकिंग सेक्टर में अनियमितताओं पर चर्चा को तैयार हैं। हालांकि इसके बाद भी अवरोध जारी रहा। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने पहले कार्यवाही दोपहर 12 बजे और उसके बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी। टीडीपी आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग कर रही है। वहीं एआईएडीएमके कावेरी नदी प्रबंधन बोर्ड के गठन की मांग कर रही है। दूसरी तरफ टीआरएस कोटा में बढ़ोतरी के मसले को उठाने की कोशिश कर रही है। वहीं राज्यसभा में गुरुवार को भी गतिरोध देखने को मिला। सांसदों ने कई मुद्दों पर अवरोध पैदा किए। इस वजह से लगातार चौथे दिन विधायी कामकाज नहीं हो पाया। सदन की कार्यवाही शुरू होने के पहले घंटे में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभापति के अलावा महिला सांसदों और बाकी सांसदों ने अपनी बात रखी। इसके तुरंत बाद ही कई सांसद आसन के करीब आ गए, जिसके बाद सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदन की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित कर दी। लंच के बाद दोपहर 2 बजे भी हालात में बदलाव देखने को नहीं मिला। टीडीपी सांसदों ने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने का मुद्दा उठाने की कोशिश की। वहीं एआईएडीएमके के सांसदों ने तत्काल कावेरी नदी प्रबंधन बोर्ड बनाने की मांग की। कांग्रेस सांसदों ने बैंक में फ्रॉड का मसला उठाते हुए प्रधानमंत्री से जवाब की मांग की। इसके अलावा कांग्रेस नियम 168 के तहत चर्चा कराने की मांग पर अड़ी है। इस नियम के तहत चर्चा के बाद वोटिंग का प्रावधान है। अवरोध को देखते हुए उपसभापति पीजे कुरियन ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। अंडर 163 में 168 पे चर्चा करने के लिए हम लोग पहले दिन से डिमांड कर रहा है। ये लोग उसको कट शॉर्ट करने के लिए 173 पे चर्चा करने के लिए सामने आया। उस पर कोई फ़ायदा नहीं होता है। चर्चा होता है, उधर सो जाता है, इधर वोटिंग होता है। दक्षिण कोरिया का संसदीय प्रतिनिधिमंडल भारत दौरे पर है। गुरुवार को कोरियन प्रतिनिधिमंडल ने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू से मुलाकात की। कोरिया के प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई वहां की नेशनल असेंबली के स्पीकर कर रहे हैं। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने कहा कि शांति प्रिय देश होने के नाते भारत सभी पड़ोसी देशों से अच्छे रिश्ते चाहता है। पाकिस्तान की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा देकर भारत में अशांति फैला रहा है। उपराष्ट्रपति ने आतंकवाद को मानवता के लिए वैश्विक खतरा बताया। उन्होंने इससे निपटने के लिए
सभी देशों से एकजुट होने की अपील की। उपराष्ट्रपति ने दक्षिण कोरिया को भारत का अहम साझेदार बताया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के झुंझुनू में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को पूरे देश में लागू करने की शुरुआत की। उन्होंने राज्य सरकारों से लड़कियों को बचाने और लिंगानुपात को बरकरार रखने के लिए मुहिम चलाने को कहा। प्रधानमंत्री ने लोगों से इस अभियान को जन आंदोलन बनाने की अपील की। स्वागत है आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर राजस्थान के झुंझुनू पहुंचे। उन्होंने यहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के विस्तार की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता से ही समाज आगे बढ़ सकता है और खुशहाल बन सकता है। उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को जन आंदोलन बनाने की अपील की। इसे जन आंदोलन बनाना होगा। जब तक एक एक परिवार जुड़ता नहीं है और एक बार साफ कह दे कि घर में बेटी चाहिए, किसी की ताकत नहीं है कि वो बेटी के साथ कोई अन्याय कर सके। बेटी बोझ नहीं, बेटी तो पूरे परिवार की आन बान शान है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय पोषण मिशन की भी शुरुआत की। उन्होंने बच्चों को पर्याप्त पोषण मिलने की जरूरत पर जोर दिया। सारे विषयों पर ध्यान देकर के एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ 2022 जब आजादी के 75 साल होंगे तब देश में पोषण के क्षेत्र में हम गर्व के साथ कह सके दुनिया के सामने कि हमने अचीव कर दिया है। समारोह को राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने भी संबोधित किया। हमने लोगों को बच्चे की डिलीवरी केवल अस्पताल में ही कराने के लिए प्रेरित किया। अल्ट्रासाउंड क्लिनिक्स पर कड़ी निगरानी रखी। नतीजा ये हुआ कि लड़कियों की संख्या एकदम से बढ़ने लगी और बेटियों के प्रति समाज की सोच बदलने लगी। प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के लिए देश भर के सर्वश्रेष्ठ जिलों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं से सीधा संवाद किया था और वहां मौजूद कई बच्चों से बात की। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम को देश के 161 जिलों से बढ़ाकर 640 जिलों में लागू किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत झुंझुनू और सीकर जिले ने देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है, इसलिए ही झुंझुनू में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कल राजधानी दिल्ली में उन महिलाओं और संस्थाओं को सम्मानित किया गया जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अद्भुत साहस दिखाया। राष्ट्रपति भवन में आयोजित इस खास कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इन महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से नवाजा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर 30 महिलाओं और 9 संस्थाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया। इस पुरस्कार के लिए उन लोगों का चयन किया गया जिन्होंने महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में असाधारण काम किया। मशहूर लेखिका, पत्रकार और उपभोक्ता सुरक्षा मामलों की वकील पुष्पा गिरिमाजी को उपभोक्ता सुरक्षा के क्षेत्र में अहम योगदान के लिए सम्मानित किया गया। रेखा मिश्रा। I've been campaigning for consumer rights, particularly consumer safety in this country for the last 35 years through my column and through various interventions. And I do feel that in giving me an award, the government has actually recognized the importance of consumer safety and consumer rights in this country. Because for a long time I've been saying that we don't give enough priority to this issue. ये है रेखा मिश्रा। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात रेखा मिश्रा ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन पर तकरीबन 1000 बच्चों को सुरक्षित किया है। ये वो बच्चे थे जो या तो घर से भागे हुए थे या फिर तस्कर गिरोह का शिकार बने थे। महिला सशक्तिकरण जब हम पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, जिंदगी के हर पहलू में अपनी अहमियत को साबित करेंगे, तभी हम सशक्त कहे जाएंगे। नारी शक्ति पुरस्कार विजेताओं में भारतीय नौसेना की उन महिला चालक अधिकारियों को भी शामिल किया गया जो देश सेवा के लिए वैश्विक स्तर पर तैनात हैं। I am one of the crew member for the team Tarini, INSV Tarini, Indian Navy sailing Tarini, the boat which is going round the world. I had to fly from Cape Town to India to represent my team. All my other 5 members, they are there getting the boat ready, while I have been given the honor.
महविश मुश्ताक ने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ऐसा पहला ऐप बनाया जिसके इस्तेमाल से किसी भी जरूरी सेवा से जुड़ी संपर्क जानकारी हासिल की जा सकती है। वहीं थिनलास कोरल ने 29 साल की उम्र में लद्दाख की महिला यात्रा कंपनी स्थापित की, जो लद्दाख की पहली महिला स्वामित्व वाली और संचालित कंपनी थी। I'm awarded for my app that's named called as Dial Kashmir. It's an app for Kashmir, for both Kashmiri users and for the tourists who travel to Kashmir. It has many numbers and email IDs of various government departments and private organizations. Women's empowerment is important because we all the women get education, but it's difficult to get like empowered. So it's very important to have like our independent and can choose whatever we want to do. रिवन्ना उमादेवी नागराज ने अपने सफर की शुरुआत एक टाइपिस्ट के तौर पर की थी, लेकिन खेल के क्षेत्र में उन्होंने बिलियर्ड्स वर्ल्ड चैंपियन बनकर शिखर को छुआ। During lunch hour and after office hour, I practiced billiards. With that, I won state championships and national championships. Present, I am national champion in billiards, and I won world championship in 2012. I feel very proud to receive this. नारी शक्ति पुरस्कार की शुरुआत 1999 में की गई थी। इसके लिए खेल, कला, सामाजिक कार्य, विज्ञान, कृषि, शिक्षा, सुरक्षा, हस्तशिल्प और रक्षा समेत विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी महिलाओं को उनके अहम योगदान के लिए चुना जाता है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। उद्योगों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जहां महिला उद्यमियों को व्यापार और उद्योग में बराबरी का मौका मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कल नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा कि इस मंच से महिला कारोबारियों को कामकाज करने से जुड़ी कई अहम जानकारी मुहैया कराई जाएंगी। कार्यक्रम में नारी शक्ति पर थीम सॉन्ग भी जारी किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर नीति आयोग ने महिला उद्यमी मंच यानी WEP की शुरुआत की। इस मंच के जरिए महिला उद्यमियों को कारोबार के लिए बेहतर माहौल उपलब्ध कराया जाएगा, साथ ही उन्हें लिंग भेद का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। हैदराबाद में हुए 8वें ग्लोबल एंटरप्रेन्योर समिट में इस मंच को स्थापित करने का फैसला लिया गया था। इस मंच के जरिए उद्योगों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने में मदद मिलेगी। All stakeholders together in undertaking very focused action to create a vibrant entrepreneurial ecosystem where women do not face any gender-based barriers. And this platform will aspire to substantially increase the number of women entrepreneurs who will create and empower a new dynamic India. इस मंच के तहत केंद्रीकृत पोर्टल भी शुरू किया जाएगा, जहां महिला उद्यमियों का पंजीकरण होगा। इस मौके पर जाने माने गायक कैलाश खेर ने नारी शक्ति थीम सॉन्ग भी लॉन्च किया। माँ बेटी या बहन हो इनकी कोई नहीं बराबरी, मस्तक को ऊंचा करती लाखों पे भारी, हो उद्योग स्वयं का या फिर हो वे सहकारी, घर हो या हो संस्थान समझे जिम्मेदारी, सूझबूझ और दूरदृष्टि ले निर्णय हितकारी, आत्मनिर्भर स्वावलंबी भारतीय नारी। नीति आयोग के मुताबिक ये मंच महिला उद्यमियों को ऐसे मौके देगा जिसके तहत उद्यमिता के लिए जरूरी चीजें हासिल की जा सकेंगी और कारोबार के लिए लंबी अवधि की रणनीतियों को तैयार करने में मदद मिलेगी। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। नागपुर में आज से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक शुरू हो रही है। 3 दिन तक चलने वाली बैठक में देश भर से 1500 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। बैठक में अगले 3 साल के लिए संघ के एजेंडे पर चर्चा होगी और इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। ये बैठक 3 साल में एक बार होती है। प्रतिनिधि सभा में नए सरकारवाह का चयन भी होगा। फिलहाल ये पद भैयाजी जोशी के पास है। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और महासचिव राम माधव के शामिल होने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट आज इच्छा मृत्यु से जुड़ी एक याचिका पर फैसला सुना सकता है। इसमें मरणासन व्यक्ति की ओर से इच्छा मृत्यु के लिए लिखी गई वसीयत यानी लिविंग विल को मान्यता देने की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच ने पिछले साल 11 अक्टूबर को याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मौजूदा दौर में बुजुर्गों को बोझ समझा जाता है। ऐसे में इच्छा मृत्यु में कई दिक्कतें हैं।
पीठ ने यह भी सवाल उठाया कि जब सम्मान से जीना अधिकार है तो क्यों ना सम्मान के साथ मरने को भी अधिकार माना जाए। सीबीआई ने पीएनबी धोखाधड़ी मामले में नीरव मोदी और मेहुल चोकसी को नया समन जारी किया है। जांच एजेंसी ने दोनों से जांच में शामिल होने को कहा है। इससे पहले सीबीआई ने नीरव मोदी और मेहुल चोकसी को 3 समन जारी किए थे। इसके बावजूद दोनों जांच में शामिल नहीं हुए। इस बीच मेहुल चोकसी ने सीबीआई को 7 पन्नों का पत्र भेजा है। चोकसी ने कहा कि पासपोर्ट रद्द होने और खराब स्वास्थ्य के कारण वो भारत नहीं लौट सकते हैं। नीरव मोदी ने भी कहा है कि वो भारत नहीं लौट सकते हैं। सीबीआई ने दोनों से कहा है कि वो संबंधित देश में भारतीय मिशन से संपर्क करें ताकि उन्हें भारत भेजने की व्यवस्था की जा सके। भारत और फ्रांस हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा और शांति के लिए साथ मिलकर काम करेंगे। इस बारे में शनिवार को दोनों देश साझा घोषणा कर सकते हैं। इस घोषणा से हिंद प्रशांत में भारत के लिए फ्रांस के नौसैनिक अड्डों का इस्तेमाल करने का रास्ता खुल सकता है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों 3 दिनों की यात्रा पर आज दिल्ली पहुंचेंगे। इस दौरान वो आगरा और वाराणसी भी जाएंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शिखर वार्ता में शामिल होंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति की ये पहली भारत यात्रा है। बातचीत के एजेंडे में हिंद प्रशांत क्षेत्र में दोनों देशों की संयुक्त रणनीति बनाना प्रमुख है। आबू धाबी और जिबूती में फ्रांस के नौसैनिक अड्डे हैं, जहां भारत भी अपने बेड़े लगा सकता है। समझौते के तहत फ्रांस भी भारत के नौसैनिक अड्डों का उपयोग कर सकता है। France is the only European country that has its own presence in the Indian Ocean. So while on the European level, the European Union is also interested in the Indian Ocean, especially under security point of view. France is an important player there for India. So I think this is also something that both countries are looking into. रक्षा उपकरणों की आपूर्ति दोनों देशों के रिश्तों में अहम है। इसलिए फ्रेंच राष्ट्रपति के साथ रक्षा उद्योग से जुड़ी कंपनियों के 50 प्रमुख भी भारत आ रहे हैं। फ्रांस से भारत 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने का समझौता कर चुका है। There's also a strong aspect of defense cooperation. You know that there has been an agreement on the sale of the 36 Rafale aircrafts. There is also a deal about the submarines, the Scorpion submarines. So this partnership in defense cooperation is going very strong, and there are many new areas of interest as well. पर्यावरण के क्षेत्र में भी भारत और फ्रांस अहम भूमिका निभाना चाह रहे हैं। इसके लिए जहां दोनों देशों के बीच परमाणु ऊर्जा में सहयोग को लेकर समझौता होगा, वहीं रविवार को दोनों देशों की पहल पर दिल्ली में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का शिखर सम्मेलन होगा, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से करेंगे। वो मिर्जापुर में सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन भी करेंगे। भारत और फ्रांस के बीच $11 अरब का व्यापार है। फ्रांस भारत में 9वां सबसे बड़ा निवेशक है। भारत में फ्रांस की करीब 1000 कंपनियां काम कर रही हैं, जबकि भारत की भी 120 कंपनियों ने करीब $1 अरब का निवेश कर रखा है। हालांकि अभी तक फ्रांस की रुचि भारत के साथ द्विपक्षीय रक्षा सहयोग बढ़ाने पर है, लेकिन अगर स्थितियां बनी तो वह भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के क्वाड में भी शामिल हो सकता है, क्योंकि दोनों देशों की चिंता यही है कि हिंद महासागर क्षेत्र को शांत और टकराव से मुक्त किया जाए। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन सरोज के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन से बातचीत के लिए मंजूरी दे दी है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार चुंग यू योंग ने व्हाइट हाउस में इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि दोनों की मुलाकात मई में होगी। ये घोषणा दक्षिण कोरिया प्रतिनिधिमंडल की इस हफ्ते उत्तर कोरिया के नेता के साथ हुई बातचीत के बाद हुई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वो मई तक किम जोंग उन से मिलकर स्थायी परमाणु निशस्त्रीकरण हासिल करना चाहते हैं। दक्षिण कोरिया के मुताबिक उत्तर कोरिया परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम बंद करने के लिए तैयार हो गया है। उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच विंटर ओलंपिक के बाद से संबंधों में सुधार आता दिख रहा है। That North Korea will refrain from any further nuclear or missile tests. He understands that the routine joint military exercises between the Republic of Korea and the United States must continue. And he expressed his eagerness to meet President Trump as soon as possible. President Trump appreciated the briefing and said he would meet Kim Jong-un by May to achieve permanent denuclearization.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्टील और एल्युमिनियम के आयात पर भारी शुल्क लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। स्टील पर 25% और एल्युमिनियम पर 10% शुल्क लगेगा। नई दरें अगले 15 दिनों में लागू हो जाएंगी। हालांकि ट्रंप ने कनाडा और मेक्सिको को इससे छूट दी है। उन्होंने संकेत दिया कि कुछ और देशों के लिए दूसरे विकल्पों पर भी विचार किया जा सकता है। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि उसने राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखकर यह फैसला किया है। इस फैसले पर अमेरिका के साथी देशों ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के सदस्यों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। इन देशों का कहना है कि उनके निर्यात से अमेरिका की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है। इसके जवाब में यूरोपीय संघ ने अमेरिकी उत्पादों पर शुल्क लगाने की चेतावनी दी है। श्रीलंका के कैंडी जिले में गुरुवार को फिर सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी। दंगाइयों ने कई घरों और दुकानों को आग के हवाले कर दिया। इस बीच राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे से कानून और व्यवस्था विभाग छीन लिया है। दंगा पीड़ित कैंडी जिले में आपातकाल और भारी तादाद में सैनिकों की तैनाती के बावजूद बौद्धों और मुस्लिमों के बीच हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। यह हिंसा पिछले हफ्ते बौद्ध सिंगली बहुसंख्यक समुदाय के एक व्यक्ति की मौत के बाद भड़की थी। सिरिसेना सरकार ने इसके बाद देश में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया था। बात खेलों की। श्रीलंका में खेली जा रही T20 ट्राई सीरीज में टीम इंडिया ने दूसरे मैच में बांग्लादेश को 6 विकेट से हरा दिया है। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए टीम ने बांग्लादेश को 8 विकेट पर 139 रन तक ही सीमित रखा। जयदेव उनादकट ने 3 और विजय शंकर ने 2 विकेट लिए। जवाब में टीम इंडिया ने जीत के लिए जरूरी 140 रनों का लक्ष्य 18.4 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। शिखर धवन ने 55 और सुरेश रैना ने 28 रन की पारी खेली, जबकि मनीष पांडे 27 और दिनेश कार्तिक 2 रन बनाकर नाबाद रहे। बांग्लादेश के खिलाफ मैन ऑफ द मैच रहे विजय शंकर। ट्रॉफी में अपना खाता खोल लिया है। क्लिनिकल 6 विकेट की जीत और तिरंगा लहरा गया। सांसदों के लिए आयोजित 3 दिन की बैडमिंटन चैंपियनशिप कल दिल्ली में पूरी हो गई। दोनों सदनों के करीब 40 सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया। इसका मकसद खेलों को बढ़ावा देना था। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विजेताओं को ट्रॉफी दी। उन्होंने खेल संस्कृति को बढ़ावा देने पर जोर दिया। प्रतियोगिता के एमपीज डबल फाइनल में राजीव प्रताप रूडी और तेज प्रताप की जोड़ी ने केडी सिंह और अनुराग ठाकुर को मात दी। एमपीज एंड आईएएस मिक्स डबल फाइनल में रंजीता रंजन और तेज प्रताप की जोड़ी ने नीलम सानी और कुंदन कुमार को हराया। ओपन डबल फाइनल के दिलचस्प मुकाबले में राजीव प्रताप रूडी की बेटी अक्षया प्रताप रेड्डी और करण कालिया ने केडी सिंह और अभिनव प्रकाश को हरा दिया। आखिरी राउंड में एमपी सिंगल फाइनल में केडी सिंह ने बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर को खासे अंतर से हराकर ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया। प्रतियोगिता का उद्घाटन 6 मार्च को कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने किया था। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब को मैं बधाई देना चाहूँगा कि इतना अच्छा ऑर्गेनाइज किया और इसको रेगुलर तौर पे भी ये जो बैडमिंटन कोर्ट है, इतना सुंदर बैडमिंटन कोर्ट बना हुआ है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि ये अगर मेंबर पार्लियामेंट और हम जैसे लोग यहाँ खेलेंगे तो ये बच्चों को भी इनकरेज करेगा। और स्पोर्ट्स के बढ़िया मेरे हिसाब से कोई चीज़ नहीं। कई प्रकार के कल्चरल एक्टिविटीज़ भी होते हैं। उस सीरीज़ में आज बैडमिंटन टूर्नामेंट की 3 दिवसीय टूर्नामेंट का फाइनल डे था। बहुत अच्छे गेम्स हुआ, बहुत सारे पार्टिसिपेंट उसमें आए, 40 से ज़्यादा एमपी उसमें पार्टिसिपेट किए। इस प्रकार की स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हम लोगों की ज़िंदगी में बहुत फायदे का चीज़ रहती है। सांसद और कानून निर्माण प्रक्रिया में काम करने वाले, संसदीय प्रक्रिया में काम करने वाले अधिकारीगण, वो जितने स्ट्रेस में अपना जीवन जीते हैं, ये कुछ क्षण जो हैं उनको डी स्ट्रेस करने के लिए बहुत कारगर होंगे और वो शायद नई ऊर्जा के साथ में देश और अपने देशवासियों की सेवा के लिए काम कर सकेंगे। बहुत सारी बधाई। देखिए, बहुत ही एक स्वस्थ परंपरा है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के माध्यम से, जहाँ सारे एमपीज़ और अधिकारीगण और भी लोग जो आते हैं उनको मौका मिलता है साथ में खेलने का और लोगों के बीच संदेश जाए कि एमपी लोग राजनीति के अलावा भी और भी तमाम क्षेत्रों में सक्रिय हैं और खेलने की जो परंपरा हमारे देश में बहुत पुरानी है। और देश के युवाओं को संदेश देने के लिए कि आप लोग पढ़ाई करें, बिजनेस करें, नौकरी करें, उसके साथ साथ स्वास्थ्य के लिए आप ध्यान दें और स्वास्थ्य के लिए खेलों का होना बहुत ज़रूरी है। और अब आखिर में हेडलाइंस। त्रिपुरा में पहली बीजेपी सरकार का गठन आज। अगरतला में बिप्लब देब लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। सरकार में शामिल होगी आईपीएफटी। प्रधानमंत्री और बीजेपी अध्यक्ष करेंगे शिरकत।
सभापति और स्पीकर की कोशिशों के बावजूद दोनों सदनों में गतिरोध जारी। पीएनबी, आंध्र और कावेरी मुद्दे पर कांग्रेस, टीडीपी और एआईएडीएमके कर रही हैं विरोध। संसद में आज गैर सरकारी सदस्यों के कामकाज का दिन। लोकसभा के एजेंडे में बैंकिंग क्षेत्र में कथित अनियमितता पर चर्चा। भारत दौरे पर आज दिल्ली पहुंचेंगे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शिखर वार्ता। रक्षा, सुरक्षा और हिंद प्रशांत क्षेत्र में साझा रणनीति पर होगी चर्चा। मई में होगी डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन की मुलाकात। अमेरिकी राष्ट्रपति ने मुलाकात को दी मंजूरी। दक्षिण कोरिया ने कहा परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम बंद करने को तैयार उत्तर कोरिया। और टी20 ट्राई सीरीज में टीम इंडिया का शानदार जीत। बांग्लादेश को 6 विकेट से दी मात। शिखर धवन की धुआंधार पारी। विजय शंकर मैन ऑफ द मैच। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। आगे देखिए विशेष में महिला खिलाड़ियों पर केंद्रित हमारा खास कार्यक्रम गोल्डन गर्ल्स। नमस्कार।